नमस्कार, दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है खुशहाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम में पिछले सप्ताह की वो सभी खबरें जिनका संबंध किसी अवस्थिति से है, उन खबरों को जिनको मानचित्र की सहायता से हल किया जा सकता है, उन पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम यहाँ हल करते हैं। एक अभ्यास प्रश्न पूछते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो अभ्यास प्रश्न से ही शुरुआत करेंगे। पिछले सप्ताह हमने आपसे पूछा था, यूरोप का निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आबद्ध है या है। भू आबद्ध को हम बहुत बार डिफाइन कर चुके हैं, इसकी परिभाषा बता चुके हैं कि भू आबद्ध देश आखिर होते क्या है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं सर्बिया, पोलैंड और क्रोएशिया। तो देख लेते हैं कि कौन सा सही उत्तर है। भू आबद्ध को फिर से अगर बहुत शॉर्ट में बताना हो तो कोई भी ऐसा देश जिसकी सीमा किसी भी समुद्र, सागर या ओशियन से नहीं लग रही हो, ऐसे देश को क्या कहते हैं कि यह भू आबद्ध है। और अगर किसी देश की सीमा किसी भी सी से, ओशियन से लग रही है तो वह भू आबद्ध नहीं कहलाता। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें एक ऑप्शन दिया गया है पोलैंड। जो पोलैंड है वो अपनी सीमा किससे साझा करता है? बाल्टिक सागर से करता है, बाल्टिक सी से करता है, तो ये भू आबद्ध नहीं हुआ। दूसरे ऑप्शन को अगर हम देखें जो अंतिम था क्रोएशिया, तो क्रोएशिया एड्रियाटिक सी, ये यहाँ पर ये एड्रियाटिक सी है, इसके साथ क्या कर रहा है? अपनी सीमा साझा कर रहा है, तो यह भी भू आबद्ध नहीं है। तीसरा देश कौन है? तीसरा देश है सर्बिया। तो अगर हम सर्बिया को देखते हैं तो यह चारों तरफ से किसी ना किसी कंट्री से घिरा हुआ है और यह अपनी सीमा किसी भी ओशियन से, किसी भी सी से क्या नहीं कर रहा है? साझा नहीं कर रहा है। तो इस लिहाज से सर्बिया क्या हुआ? भू आबद्ध हुआ। सर्बिया भू आबद्ध हुआ, पोलैंड नहीं है बाल्टिक से, और क्रोएशिया भी नहीं है, अभी अभी हमने एक्सप्लेनेशन में देखा है। अब कहा है सही उत्तर चुनिए। तो कितने कूट सही हैं? केवल एक, सर्बिया सही है, बाकी दो क्या है? लैंडलॉक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आप में से अधिकतर लोगों ने इसका सही उत्तर दिया और हमें उम्मीद है कि और ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में हमें देंगे और बताएंगे उन्हें ये प्रोग्राम कैसा लगता है। शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड के पहले सवाल से। इजराइल ने वेस्ट बैंक आने वाले विदेशियों के लिए नए नियमों की घोषणा की जिसका भारी विरोध किया जा रहा है। अब उस पर, इस स्टेटमेंट पर आधारित सवाल क्या है? इन कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, पूर्वी जेरूसलम तेल अवीव के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। देखिए, जो फिलिस्तीन है और जो गाजा स्ट्रिप है उस पर बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। तो हमेशा जब भी ये जगह जब भी खबरों में होती है तो हम इस पर आधारित सवाल बनाते हैं। आपको इनकी अवस्थिति का बहुत सटीक अंदाजा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पर बहुत सारे सवाल और कई तरीकों से सवाल बनाए जा सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि इस एरिया को अच्छे से कवर किया जाए। तो कहा है कि जो तेल अवीव, जो ईस्ट जेरूसलम है, जो पूर्वी यरूशलेम है, वो तेल अवीव के कहाँ है? दक्षिण पश्चिम में कहा गया है। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल हल करना हो सबसे आसान तरीका है कि हम यहाँ डायरेक्शंस बना लेंगे। यह है उत्तर, यह है दक्षिण, यह है पूर्व और यह है पश्चिम। उत्तर में हमें क्या दिया है? जो स्टेटमेंट है उसमें हमें कहा गया है कि जो पूर्वी यरूशलेम है ये तेल अवीव के दक्षिण पश्चिम में है। देखिए, दक्षिण पश्चिम में कब होता? अगर इस जगह पर कहीं होता तो ये होता दक्षिण पश्चिम, जबकि है कहाँ? यहाँ है। ये कौन सी दिशा है? ये है दक्षिण पूर्व। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दक्षिण पूर्व होता तो सही होता। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ग्रीन लाइन इजराइल और लेबनान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। हम जानते हैं कि जितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होती हैं उनका कुछ ना कुछ नाम रख दिया जाता है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रेड क्लिफ किस किस के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। तो ग्रीन लाइन जो है वो इजराइल और लेबनान के बीच में कहा गया है, जबकि जो सही उत्तर है वह क्या है? एक बार इसको रब करते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा है उसे कहते हैं ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन। स्टेटमेंट में हमें क्या दिया था? लेबनान। लेबनान से इसका कोई संबंध नहीं है, तो स्टेटमेंट तो हो जाता है गलत। लेकिन ग्रीन लाइन के बीच में एक दो चीजें समझ लेते हैं। इसे आर्मिस्टिक लाइन भी कहते हैं, आर्मिस्टिक लाइन भी कहा जाता है, और इसे प्रॉपर नेम दिया गया था 1949 में।
तो ये दो चीजें कंफर्म हो गई, तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया है, गलत हो गया है। फिर है रामल्ला वेस्ट बैंक में स्थित है, जबकि खान यूनिस गाजा पट्टी में स्थित है। इन दोनों की हम पोजीशन देख लेते हैं। देखिए रामल्ला जो है वो यहाँ वेस्ट बैंक में स्थित है। ये पूरा जो एरिया है इसे क्या कहा जाता है, वेस्ट बैंक कहा जाता है। तो पहला जो स्टेटमेंट का पहला पार्ट है बिल्कुल ठीक है। दूसरा कि खान यूनिस गाजा पट्टी में स्थित है, तो देखिए ये है खान यूनिस और ये कहाँ स्थित है, गाजा पट्टी। ये जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको ये है गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी से कहा जाता है। तो इस लिहाज से ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। पूछा गया है उपरोक्त कथनों में से कितना या कितने कथन सही हैं, तो कितने कथन सही हैं, केवल एक कथन सही है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। केन्या शीर्ष अदालत ने राष्ट्रपति चुनाव में विलियम रूटो की जीत को बरकरार रखा है। अब हमें क्या करना है, इन युग्मों पर विचार करना है, जिसमें एक तरफ राजधानी दी गई है और एक तरफ देश दिए गए हैं। त्रिपोली लीबिया, नैरोबी केन्या, हरारे अल्जीरिया और कोनार्की बुर्किना फासो। तो जल्दी से एक बार राजधानी देख लेते हैं, बहुत आसान सा सवाल है। देखिए लीबिया की राजधानी त्रिपोली बताया गया है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा नैरोबी को किसकी राजधानी बताया गया है, केन्या। केन्या यहाँ पर अवस्थित है, ये देश केन्या है और इसकी राजधानी नैरोबी है। तो ये दोनों क्या हो गए, त्रिपोली, नैरोबी, लीबिया और केन्या, बिल्कुल सही। हरारे अल्जीरिया, देखिए अल्जीरिया की राजधानी है एल्जियर्स, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन हरारे किसकी राजधानी है, हरारे राजधानी है जिम्बाब्वे की। देखिए ये है जिम्बाब्वे और इसकी राजधानी क्या है, हरारे। उसके बाद दिया गया है जो, ये तो हो गया गलत। हरारे किसकी हुई, जिम्बाब्वे की, और अल्जीरिया की क्या हुई, एल्जियर्स। फिर दिया है कोनार्की, कोनार्की को राजधानी बताया गया है बुर्किना फासो। तो देखिए बुर्किना फासो की राजधानी है युगाडोगोआ और कोनार्की किसकी राजधानी है, गिनी की। तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट गलत हो गया, फिर से राजधानी गलत बताई गई है। तो वापस चलते हैं, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब फिर से वही कि कितने युग्म सुमेलित हैं, तो कितने सुमेलित हैं, पहला और दूसरा, यानी केवल 2 युग्म सुमेलित हैं। इस तरह के सवाल का ट्रेंड अभी यूपीएससी में देखा जा रहा है। जब ये नहीं पूछा जाता कौन से कथन, 1 या 2, पूछा जाता है कितने कथन, नंबर में आपको आंसर देना होता है, तो 2 युग्म सही है। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप अर्दोगन ने ग्रीस को चेतावनी दी है कि यदि वह एजियन पर तुर्की के लड़ाकू विमानों को परेशान करता है तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब इस पर आधारित एक सवाल बनाया गया है। सवाल क्या है, एक तरफ जल संधि दी गई है और एक तरफ जुड़े हुए क्षेत्र दिए गए हैं। तो जल संधियां हैं दार्दानेल्स, हॉर्मुज और जिब्राल्टर। इनके बारे में आपने बहुत बार भूगोल की कक्षा में सुना भी होगा। जुड़े हुए क्षेत्र कौन कौन से हैं, दार्दानेल्स या डार्डनेल्स से काला सागर और एजियन सागर, हॉर्मुज से ईरान और ओमान, जिब्राल्टर से भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर। ऐसा युग्म में दिया गया है। हमें उत्तर में बताना है कितने युग्म सुमेलित हैं, ठीक है। तो देखिए पहले दार्दानेल्स देख लेते हैं। यहाँ है दार्दानेल्स और किसके बीच में अवस्थित है, ये मरमरा सागर और एजियन सागर। जबकि सवाल में हमें क्या दिया गया था, काला सागर और एजियन सागर। देखिए काला सागर तो इसके ऊपर स्थित है, पहले क्या है, मरमरा सागर, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। हॉर्मुज, ईरान और ओमान। तो देखिए हॉर्मुज जो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो ईरान और ओमान के बीच में अवस्थित है। और अगर यहीं पर कोई वाटर बॉडी दी होती तो क्या दिया होता, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। यानी जब भी जो वाटर बॉडीज है उसके बारे में पूछेगा तो कहेगा किन 2 वाटर बॉडीज को जोड़ती है। जो जल संधि होती है वो 2 वाटर बॉडीज को जोड़ने का काम करती है, और जो जल संधि होती है वो 2 देशों को अलग करने का काम करती है। तो देखिए जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है, यानी हार्मूज जल संधि है, वो ईरान और ओमान को अलग करने का काम करती है, और पर्शियन गल्फ और ओमान गल्फ को क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। तो दोनों में से कुछ भी होता सही होता। यहाँ ईरान और ओमान दिया गया है तो सही है। फिर है जिब्राल्टर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, इसको भी देख लेते हैं। जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यहाँ स्थित है, अटलांटिक ओशियन और दूसरा मेडिटेरियन, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। तो ये भी क्या हुआ, बिल्कुल सही। ये जल संधियां टिप्स पे याद होनी चाहिए। अब पूछा है
फिर से कि कितने युग्म सुमेलित हैं, तो केवल 2 युग्म सुमेलित है, एक क्या है, गलत है। तो इसका उत्तर हुआ ऑप्शन बी। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्थान ने हाल ही में यूक्रेन के ज़पोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर एक रिपोर्ट क्या की है, जारी की है। सुर्खियों में रहा ज़पोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन दिया गया है वोल्गा, निस्तर, नीपर और डेन्यूब। तो देखिए इसका उत्तर, क्योंकि बहुत फैक्चुअल सवाल है, तो उत्तर तो इसका है नीपर नदी। इस ज़पोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र और इससे संबंधित जो रिपोर्ट जारी हुई है उसको हमने करंट न्यूज़ बुलेटिन प्रोग्राम में पूरे तरीके से कवर किया है। तो अगर इसके बारे में पूरी जानकारी आपको चाहिए तो आप वो प्रोग्राम भी देख सकते हैं। नीपर नदी के बारे में भी उसमें डिटेल में बताया गया है। तो ज़पोरिजिया कहाँ है? नीपर नदी पर है। और जो ज़पोरिजिया है ये यूरोप का सबसे बड़ा क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और नीपर नदी जो है ये यूरोप की 4थी सबसे बड़ी नदी है, 4th। इसके अलावा ये कहाँ से निकलती है? ये रूस से निकलकर बेलारूस और उसके बाद यूक्रेन में होते हुए ये कहाँ गिर जाती है? ब्लैक सी में गिर जाती है। ठीक है, तो आपको ये फैक्ट है, ये चीज़ें याद रखनी है, नीपर नदी के बारे में याद रखना है। और उत्तर इसका क्या है? सी ऑप्शन, नीपर नदी। देखिए यहाँ पर और अच्छे से दिखाया गया है नीपर नदी को। ठीक, ये कहाँ गिर जाती है? ब्लैक सी में गिर जाती है। अब बात करते हैं कि बीते दिनों पोलैंड में अमेरिकी पर्यटक द्वारा भारतीय पर्यटक के साथ कथित तौर पर नस्लीय दुर्व्यवहार किए जाने का एक वीडियो वायरल हुआ है। तो सवाल पढ़ते हैं। एक व्यक्ति पोलैंड में बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है। वह पोलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ क्लॉकवाइज यात्रा करना चाहता है। तो अगर ये वो व्यक्ति है तो ये ऐसे यात्रा करना चाहता है। ठीक है, इस यात्रा के दौरान वह पोलैंड के पड़ोसी देशों के परिदृश्य को भी देख सकता है। उसकी यात्रा के क्रम में पोलैंड के पड़ोसी देशों का सही क्रम क्या होगा? यानी अगर पोलैंड से ऐसे घूमते हैं और वापस यहीं पहुंचते हैं तो कौन कौन से देश आएंगे? ठीक है, तो देखिए यहाँ है पोलैंड। अब वो अगर घूमना शुरू करें तो जब वो यहाँ से निकलेंगे पोलैंड से, तो सबसे पहला देश कौन सा आएगा? रशिया। देखिए देखने से ऐसा लगेगा कि वो सीधा कहाँ जाएंगे? लिथुआनिया। लेकिन ध्यान रखना है कि लिथुआनिया से पहले थोड़ा सा एरिया किसका है? रशिया का है। तो सबसे पहले आएंगे रशिया, उसके बाद जाएंगे लिथुआनिया। तो ऑप्शन में जिसमें पहले लिथुआनिया है बाद में रशिया है उसको हम कट कर देते हैं। लिथुआनिया शुरू में यहाँ है और लिथुआनिया थर्ड में यहाँ है, जबकि शुरू किससे होना चाहिए? उत्तर रूस से शुरू होना चाहिए। हमारे पास अब 2 ऑप्शन बचे, हमने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद जाएंगे कहाँ? बेलारूस। ठीक, पोलैंड के किनारे किनारे। बेलारूस के बाद कहाँ जाएंगे? यूक्रेन। यूक्रेन के बाद ये है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के बाद ये है चेक रिपब्लिक, और इसके बाद ये जर्मनी, और वापस से कहाँ पहुंच जाएंगे? पोलैंड पहुंच जाएंगे। तो यही क्रम एक बार हम देख लेते हैं। रूस, ठीक है, लिथुआनिया, फिर भाई साहब गए हैं बेलारूस, फिर यूक्रेन, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य और जर्मनी। मेल तो खा रहा है। देखते हैं डी ऑप्शन में कहाँ गलती है। देखिए डी ऑप्शन में क्रोएशिया आ रहा है। क्रोएशिया को अगर हम देखें कहाँ है? क्रोएशिया का कोई मतलब ही नहीं है, पोलैंड के आसपास क्रोएशिया नहीं है, तो हम क्यों क्रोएशिया को यहाँ पर काउंट करेंगे? तो ये क्या हो गया? ये हो गया गलत, और सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी। जबरदस्ती का वीजा लगा दिया है उस इंसान का क्रोएशिया का। ठीक, अब है अफगानिस्तान की अस्थिरता को देखते हुए रूस ने मध्य एशिया में अपने सैन्य ठिकानों को तैनात करने पर जोर दिया है। सवाल है कि मध्य एशियाई देशों की राजधानियों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। और सिंपल क्वेश्चन है, मध्य एशिया के देश हैं, इनकी राजधानियों को उत्तर से, नॉर्थ से किस तरफ? साउथ यानी दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है। बिश्केक, ताशकंद, अशगाबाद और दुशांबे। देख लेते हैं किस किस की कौन सी राजधानी है। तो देखिए किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, सबसे उत्तर में दिखाई दे रही है हमें। ठीक है, उसके बाद है ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी, यहाँ ये। ठीक, अब जो दिखाई दे रहा है वो दे रहा है कि ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। अब इसमें बहुत स्लाइटली डिफरेंस है। ठीक है, पहले हम उन 2 को टिक कर लेते हैं, बिश्केक और फिर ताशकंद। तो बिश्केक पहला उत्तर में, उसके बाद ताशकंद। अब 2 बचे। तो देखिए जो दुशांबे है, दुशांबे हल्का सा ऊपर है किसके? अशगाबाद के।
अशगाबाद हल्का सा दक्षिण में है किसके, अगर सीधी रेखा खींची जाए, मैं बहुत सीधी रेखा नहीं खींच पा रही हूँ यहाँ पे, लेकिन दुशांबे ज्यादा उत्तर में है ना। तो फिर उसके बाद आ गया दुशांबे और उसके बाद आ गया अशगाबाद। तो दुशांबे 4th और अशगाबाद 3, 1 2 4 3, ये हुआ उत्तर से दक्षिण का क्रम। अब देखिए कौन सा ऑप्शन, 1 2 4 3, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है, सही उत्तर है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं क्योंकि इसमें बहुत कुछ बताने के लिए है नहीं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। एफिनिटी 5 जहाज के नहर में फंसने की वजह से सुएज नहर एक बार फिर से ब्लॉक हो गई है। सवाल पूछा गया है, ग्रेट बिटर झील स्थित है ईरान, मिस्र, उज्बेकिस्तान और गैबन में। देखिए सुएज नहर के बारे में कुछ बातें हम समझें अगर, तो वो बातें ये हैं कि सुएज कैनाल जो है उसके एक सिरे पर पोर्ट सईद है और दूसरी तरफ क्या है, सुएज पोर्ट है। हमें समझना ये है कि जो ये सुएज कैनाल है ये वन वे है, अगर इसमें कोई जहाज यहां से ऐसे जा रहा है तो वो बीच में नहीं मुड़ पाएगा। बीच में एक झील है जिसे कहते हैं ग्रेट बिटर लेक, सुएज कैनाल की ये झील है और इसकी अवस्थिति कहाँ है, इजिप्ट में है। ठीक है, अब वन वे है, मान लीजिए कोई जहाज यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, ठीक, या इधर से आ रहा है और उसको लगा उसे वापस जाना है, तो वो इस बीच में कहीं भी क्या नहीं कर सकता, अपने जहाज को घुमा नहीं सकता। जो घूमेगा वो यहां से घूमेगा जहाज। ठीक, तो ये सुएज कैनाल जो है वो वन वे रूट की तरह काम करता है और जब जहाजों को घूमना होता है वो इसी ग्रेट बिटर लेक में क्या करते हैं, घूमते हैं, अपनी दिशा को परिवर्तित करते हैं। तो कहां पर स्थित है ग्रेट बिटर झील, मिस्र में, ऑप्शन बी यानी इजिप्ट इसका सही उत्तर हुआ। अगला सवाल, सोलोमन द्वीप ने विदेशी नौसैनिक जहाजों को अपने बंदरगाहों पर प्रतिबंधित किया है। सोलोमन आइलैंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि इसकी जो राजधानी है होनियारा वो सेंटा इसाबेल आइलैंड पर स्थित है। एक बार मानचित्र पर देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल इसकी जो राजधानी है होनियारा ही है इसकी राजधानी, लेकिन वो जिस आइलैंड पर स्थित है उसका नाम है ग्वादल कैनाल, जबकि हमारे स्टेटमेंट में क्या दिया है, सेंटा इसाबेल। तो सेंटा इसाबेल में अवस्थित नहीं है उसकी राजधानी, बल्कि कहाँ है, ग्वादल कैनाल। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, इसकी राजधानी होनियार है इतना सही है, लेकिन सेंटा इसाबेल आइलैंड पर नहीं है बल्कि ग्वादल कैनाल पर स्थित है। दूसरा है यह विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है, ये भी देख लेते हैं। देखिए जो सोलोमन आइलैंड है ये वो आइलैंड है, यहां से होकर जाती है क्या, इक्वेटर, और यहां से होकर जाती है मकर रेखा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये इन दोनों रेखाओं के बीच में स्थित है। तीसरा स्टेटमेंट है कोरल सागर इसके पूर्व में स्थित है। तो देखिए कोरल सागर कहाँ है, कोरल सागर है यहाँ, और कहा है कि वो इस आइलैंड के पूर्व में स्थित है। तो देखिए मैंने कहा था हमेशा क्या करेंगे, हम 4 डायरेक्शन है उनको बना लेंगे, यहां बना लीजिए, कहीं भी आप बना लीजिए। ठीक, अब अगर हम ऐसे बनाएंगे तो देखिए ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। क्या कहा है कि कहाँ है, पूर्व में स्थित है। पूर्व में तब स्थित होता जब यहां होता, ये कहाँ है, ये दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो डायरेक्शन क्या बताई है, गलत बताई है। तो इस लिहाज से ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। पूछा है, अब देखिए फर्क क्या है, आप फटाक से लगा देंगे, एक ही सही है, केवल एक। मैं बार बार कहती हूं सवाल को हल करने के बाद ही क्या है, सवाल है असली सवाल, और असली सवाल क्या है, कौन से कथन सही नहीं है पूछा है। तो कौन कौन से कथन सही नहीं है, 1 और 3। तो उत्तर क्या था, सी लगा के क्या आ गए, ए। और एग्जाम से, पेपर से जब हॉल से बाहर निकले तो अरे यार गड़बड़ हो गया। तो इस तरह की गलतियां नहीं करनी। सवाल को हल करने के बाद उत्तर अगर गलत लगाया है तो वो बहुत चिंता की बात है। आईएमडी ने दक्षिण, पश्चिम और मध्य भारत के लिए सितंबर माह में अत्यधिक वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सवाल है कि भारत की भौगोलिक विशेषताओं को दक्षिण से उत्तर दिशा में व्यवस्थित कीजिए। देखिए कहां से, दक्षिण से उत्तर लगाना है, इस बार क्रम बदल गया। और कौन कौन सी जगह है, अवध का पठार, बुंदेलखंड उच्च भूमि, बघेलखंड का पठार, गठ जाट पहाड़ी, दंडकारण्य, रोहिलखंड का मैदान, रोहिलखंड का मैदान। तो देख लेते हैं जल्दी से, दक्षिण से उत्तर। तो देखिए सबसे दक्षिणतम कौन दिखाई दे रहा है, दंडकारण्य। ठीक, उसके बाद गढ़ जाट हिल्स, ठीक है,
और सबसे उत्तर में देखें तो रोहिलखंड। तो सबसे पहले तो यही हम लगा लेते हैं कि रोहिलखंड का मैदान सबसे उत्तर में है, यानी ऑप्शन सी सबसे अंत में होगा। क्यों? क्योंकि सबसे उत्तर में अंत में आएगा, दक्षिण से उत्तर दिशा में लगाना है, तो जो सबसे दक्षिण में होगा वो यहाँ आएगा और जो सबसे उत्तर में होगा वो यहाँ आएगा। सबसे उत्तर में कौन है ये हमने देख लिया है, 6। तो यानी ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। और सबसे दक्षिण में कौन था? सबसे दक्षिण में भी हमने देखा कौन था, दंडकारण्य। कहाँ है दंडकारण्य? 5th। तो यानी ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सबसे शुरू में 5 आना है और सबसे एंड में 6 आना है, ये कंफर्म हो गया है। उसके बाद हमने देखा था कि क्या है, गढ़ जाट हिल्स। अब जो गढ़ जाट हिल्स है वो किसके बाद आएगा? दंडकारण्य के, यानी 5 के बाद क्या आएगा? 4। अब देखिए 5, 4 दोनों में है। उसके बाद बहेलखंड का पठार आएगा, ये है बहेलखंड प्लेट्यू, 5, 4, 3। उसके बाद आएगा बुंदेलखंड, उसके बाद आएगा अवध। तो बुंदेलखंड यानी कि 2 और 1, उसके अंत में सबसे क्या आ जाएगा? 6, या हिंद रोहिलखंड का मैदान। 5, 4, 3, 2, 1, 6। 5, 4, 3, 2, 1, 6 ऑप्शन डी इसका क्या हो गया? सही उत्तर हो गया। ठीक, एक बार अगर ऐसे पढ़ना हो तो पढ़ देते हैं। सबसे पहले दंडकारण्य सबसे दक्षिण में, उसके बाद गढ़जाट पहाड़ी, उसके बाद बहेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, अवध का पठार, और फिर सबसे नॉर्थ में कौन है? रोहिलखंड का मैदान। अब अगला सवाल, पाकिस्तान में आई भीषण बाढ़ से मोहनजोदड़ो स्थल को हो रहे नुकसान के मद्देनजर यदि इसके जीर्णोद्धार और संरक्षण पर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया तो यह स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा खो सकता है। सवाल क्या बना है कि यदि सिंधु सभ्यता के 2 महत्वपूर्ण स्थलों आलमगीरपुर और देसालपुर, आप अच्छे से जानते हैं ये कहाँ है, ये यूपी में है और ये कहाँ है? गुजरात में। इनको मिलाने के लिए एक सीधी रेखा खींची जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल निश्चित रूप से खींची गई रेखा के दक्षिण में स्थित होगा? ये कुछ और स्थल दिए गए हैं, रोपड़, कालीबंगा, बनावली और सुरकोटदा। आपने ये सारे नाम किस में पढ़े हैं? हिस्ट्री में पढ़े हैं बहुत अच्छे से। तो देखिए यहां पर क्या स्थित है? यहां स्थित है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर बागपत में, बागपत के पास यूपी, और यहां पर देसलपुर, और ये कहाँ है? रन ऑफ कच्छ, गुजरात में। इनको मिलाने के लिए एक सीधी रेखा खींची और कहा कि अब जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन दक्षिण में स्थित है। केवल एक कोई ऐसा है जो दक्षिण में है, बाकी सब कहाँ है? उत्तर में है। अब देख लेते हैं। रोपर यहां दिया गया है, बनावली ये रहा। रोपर कहाँ है? पंजाब में। बनावली कहाँ है? हरियाणा। उसके बाद है कालीबंगा, कालीबंगा हम सब जानते हैं कहाँ है? राजस्थान। और जो दक्षिण में स्थित है वो कौन सा है? सुरकोटडा। ठीक है, तो सुरकोटडा कहाँ है? गुजरात। तो उत्तर निकल के आ गया गुजरात। ये सभी जो अवस्थिति हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल बन सकता है, तो ध्यान रखना है। तो उत्तर क्या हुआ? सुरकोटडा, डी। अगला सवाल है, एक व्यक्ति करनाल से कोल्लम की यात्रा करना चाहता है। इस क्रम में वह इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है कि वह कम से कम अंतरराज्यीय सीमा क्रॉस करे। अपनी यात्रा के क्रम में वह कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरेगा? देखिए ऐसे सवाल में हमें यह ध्यान रखना है कि वो करनाल से निकल रहे हैं और कहां पहुंच रहे हैं? कोल्लम। तो इन 2 राज्यों को हम छोड़ देंगे, हमें देखना है और कितने राज्यों से होकर गुजरेंगे। ठीक है, 4, 5, 6, 7 देखते हैं। कहाँ है करनाल? हरियाणा में। तो हरियाणा को हम छोड़ देंगे। कहां पहुंचेंगे ये भाई साहब? दिल्ली। दिल्ली के बाद कहां जाएंगे? राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद पहुंच जाएंगे कर्नाटक। तो कितने हो गए? 3 और 2 5। केरल को हम छोड़ देंगे क्योंकि कोल्लम पहुंचना है उन्हें, और कहां से निकले थे? करनाल से निकले थे, तो हम हरियाणा को छोड़ देंगे। ठीक है, तो दिल्ली, फिर राजस्थान, फिर एमपी यानी मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद
कर्नाटक। और ये कितने हो गए टोटल? 5। तो उत्तर क्या हो गया? 5। बस इसमें सवाल में यही ध्यान रखना था कि इन 2 को हम छोड़ देंगे, ये जिस राज्य से संबंधित है उन राज्य को हम छोड़ देंगे। अब बात करते हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया प्रश्न है सेट ए का प्रश्न नंबर 70। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर जलाशय दिए गए हैं, इधर राज्य दिए गए हैं। सबसे पहला है घाट प्रभा और दिया गया है तेलंगाना। तेलंगाना में नहीं है बल्कि कहाँ है? कर्नाटक में। और ये किस पर है? घाट प्रभा नदी पर बना हुआ है। और घाट प्रभा नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। कृष्णा नदी की सहायक नदी है घाट प्रभा नदी। तो पहला गलत है। फिर है गांधी सागर, मध्य प्रदेश, ये बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर है मंदसौर जिले में। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं मैम आप साइड नहीं होती हैं, तो मैं बिल्कुल साइड होने की कोशिश करती हूँ जितना हो सकूं, ताकि आप अच्छे से स्क्रीन शॉट ले लें। लेकिन आप इतना गुस्सा मत किया कीजिए, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं साइड हो जाऊँ। ठीक है, फिर है इंदिरा सागर, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में नहीं है इंदिरा सागर, एक बार लोकेशन देखते हैं। ये है मध्य प्रदेश में। ठीक, ये गांधी सागर हो गया जो हमने, ये घाट प्रभा हो गया। फिर इंदिरा सागर, इंदिरा सागर भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और जो अंतिम है वो है मैथॉन। ठीक है, तो ये भी हो गया एमपी में, और मैथॉन छत्तीसगढ़ में ना होकर बल्कि कहाँ है? झारखंड, झारखंड में है ये। ठीक है, और अब हम अगर उत्तर पर जाएं तो पूछा है कि कितने युग्म सुमेलित नहीं है। फिर से नहीं आ गया है, तो कितने नहीं है? 3 सुमेलित नहीं है। तो उत्तर कौन सा हो गया? केवल 3 युग्म सुमेलित नहीं है। ये सीएससी यूपीएससी सीएससी का सवाल था। और अब बारी आ गई अभ्यास प्रश्न की। भारत और बांग्लादेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बांग्लादेश केवल 5 भारतीय राज्यों के साथ ही अपनी सीमा साझा करता है। दूसरा कथन है तिपाईमुख पुल बराक नदी पर बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसे बांग्लादेश में मयूराक्षी नदी के नाम से जाना जाता है। अब आपको क्या करना है? कौन सा या कौन से कथन सही है इस पर विचार करना है और अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखना है, और जरूर लिखना है। और साथ ही साथ आपको बताना है कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है और इसमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, अगले एपिसोड में मुलाकात होती है।